Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of Government Bangalore College डीडवाना। विद्यार्थियों, आपका आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, ये विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम से संबंधित है। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैमिलियो गोल्जी द्वारा 1898 में 1898 में डिस्कवर की थी। इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डाल्टन ने 1954 में इसको आगे फाइंड आउट किया, इस पर वर्क किया। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1951 में बेकर ने इसको लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। डाल्टन ने इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी संबोधित किया। और आइडियोसोम या एपरेटो रेटिक्युलर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अन्य इतने सारे नाम हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और परीक्षा में इनमें से कोई से भी एक नाम से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सॉरी। It is present in all the eukaryotic cells except RBCs and prokaryotes. यह RBCs के अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी यह नहीं पाई जाती है। बाकी सभी सेल्स में यह मौजूद होती है। इट इज सराउंडेड बाय जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या जोन ऑफ एक्सक्लूजन के द्वारा यह घिरी भी होती है, अर्थात क्लियर रीजन वेयर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। जहाँ के राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, वहाँ ये पाई जाती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो अवस्थाओं में पाई जाती है। एक तो होती है लोकलाइज्ड फॉर्म, या गोलियोसोम के नाम से जानी जाती है, और यह फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड पोजीशन में होती है न्यूक्लियर न्यूक्लियस। केंद्रक के नज़दीक यह इसके स्थान निर्धारित है, वहाँ फिक्स होता है। प्लेट्स की तरह की संरचना होती है, अर्थात वर्टिब्रल सेल्स के अंदर ये पाई जाती है। डिफ्यूज्ड फॉर्म के अंदर आइसोलेटेड हो सकती है। डिक्टियोसोम के नाम से जानी जाती है। गोल्जी एपरेटस इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और प्लांट सेल्स में ये छितराई भी मिल सकती है। गोल्जी एपरेटस है डेफिनेटिव पोलैरिटी, एक निश्चित या निर्धारित ध्रुवीयता इसके अंदर पाई जाती है, जो कि डिस्टल मैच्योरिंग या ट्रांसफेस, कॉन्केव या फेसिंग टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर अवतल अवस्था में इसकी सिस्टर्नी या प्लेट्स के रूप में ये अवस्थित होती दिखाई देती है,
और प्रॉक्सिमल फॉर्मिंग होती है ये किसमें, सिस फेस के अंदर, जिसमें कॉन्वेक्स रिसीव मटेरियल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पदार्थों को ग्रहण करती है, और साइटोसोल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल वेसिकल्स, और साइटोसोल में ट्रांजिशनल वेसिकल के रूप में ये देखने को मिलती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, यह मूलतः 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, निर्मित होती है। पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स और तीसरा होता है वैक्यूल्स। सिस्टर्नी क्या होते हैं, ये सैक लाइक अनब्रांच्ड 3 से 12 पैरेलल या कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्यूल्स के रूप में होते हैं। इसी तरह से ट्यूब्यूल्स होती हैं ट्यूब लाइक ब्रांच्ड, मोर टूवर्ड्स फॉर्मिंग साइड होती है। ये ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकती है, सिस्टर्नी प्लेट की तरह की रचना होती है, ट्यूब्यूल्स नलिकाओं की तरह की रचना होती है, जो कि नलिकाओं के समान होती है और शाखित होती है, और जिस तरफ से इसका निर्माण होता है उस तरफ ही अवस्थित होती है। तीसरी होती है वैक्यूल्स के रूप में, आशयों के रूप में। वैक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, आशय कहते हैं। यह सैक लाइक होती हैं, प्रेजेंट नियर मैच्योरिंग फेस, जो परिपक्व तल होता है उस तरफ ये पाई जाती है। द मेन एंजाइम्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मूल रूप से एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज। ध्यान रखिएगा इस एंजाइम का नाम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मैच्योरिंग फेस इसकी ये वाली है ऊपर की, फॉर्मिंग फेस ये नीचे की है। ये वैक्यूल्स हैं, ये जो गोल गोल वैक्यूल्स हैं, ये जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये मैच्योरिंग फेस है, ये फॉर्मिंग फेस है। ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्नी है और ये ट्यूब्यूल्स हैं। सिस्टर्नी 60 से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम की होती हैं, वेसिकल्स 20 से लेकर 80 नैनोमीटर के होते हैं। इंटर सिस्टर्नल स्पेस इसमें, अर्थात 2 सिस्टर्नी के बीच में जो स्थान होता है वो 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये इस प्रकार की बड़ी सरल सी इसकी संरचना होती है, जो कि ये डिस्क के रूप में न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। अब इसके कार्य की हम बात करते हैं। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसा संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है जो कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर का। इट मॉडिफाइज द materials like proteins, carbohydrates, steroids, sterols and store them। ये मटेरियल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉल्स इत्यादि को अपने अंदर संग्रहित रखने का कार्य करती है। दे फॉर्म सिक्रेटिंग वेसिकल्स, सिक्रेटिंग वेसिकल्स को बनाने का काम करती है। That discharge their contents to the exterior, जो कि अपने पदार्थों को, अपने सब्सटेंसेस को बाहर की ओर निकालने का या साबित करने का कार्य करते हैं। अर्थात टीयर्स जैसे आंसू का निकलना या पसीने का निकलना या सलाइवा का निकलना या हार्मोन्स का सिक्रेशन होना, ये जो गतिविधियाँ होती हैं
ये सारी गतिविधियाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कारण ही होती हैं। दे कैरी आउट मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक झिल्ली वाली संरचना को उस झिल्लीबद्ध संरचना के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले परिवहन को निर्धारित करती हैं, अर्थात मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम मूलतः करती है। इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, और जो लाइसोसोम्स होते हैं जिसका कि अगले व्याख्यानों में मैं डिस्कस करूंगा, लाइसोसोम्स के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करती है। इट फॉर्म्स एक्रोसोम इन स्पर्म्स, और जब स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो शुक्राणु के निर्माण के समय एक्रोसोम जैसी संरचना, एक्रोसोम नामक संरचना गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है और इसको डिक्टियोसोम के भी नाम से जाना जाता है। दे कैरी आउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग करने का काम करती है। रिसाइकलिंग मतलब निर्माण या पुनर्चक्रण का कार्य करती है। द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज मीडिएटेड थ्रू गोल्जी apparatus। कुछ हार्मोन्स का उत्पादन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे थायरॉक्सिन इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होता है, थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही निर्मित होता है उस ग्लैंड के अंदर। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन अब आपको क्या क्लियर समझ में आ रहा होगा, वो ये कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी एक्टिविटीज में, स्रावी क्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन ट्यूमर और कैंसर सेल्स। इसी तरह से होता क्या है कि ट्यूमर या कैंसर सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स रंगा कणिकाओं को, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को उत्पादन करने का भी काम करती है। तो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो हैं इनके द्वारा बनते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके फंक्शन हुए। ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ये इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नामकरण, इसकी हिस्ट्री, इसकी लोकेशन, इसके अंदर जो मूलतः एंजाइम पाया जाता है उसको न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज कहते हैं। ये विशेष रूप से याद रखने की बात है। इसकी तीन तरह की संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स। ये याद रखने की बात है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स। और गोल्जी apparatus हैव डिफरेंट पोलैरिटी, डिस्टल मैच्योरिंग, प्रॉक्सिमल फॉर्मिंग। ये दो इसके पोलैरिटी होती है, ध्रुवीयता होती है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में पाई जाती है, लोकेटेड गोल्जियोसोम्स के रूप में या डिफ्यूज फॉर्म में, आइसोलेटेड या डिक्टियोसोम्स के रूप में पाई जाती है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आज के व्याख्यान में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। थैंक यू वेरी मच।